सोनम वांगचुक का ये अनशन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश है। एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद के रूप में उनके इस अनशन के पीछे कई उद्देश्य और संभावित परिणाम लाभ हो सकते हैं। 1. सामूहिक जागरूकता और जन आंदोलन। अनशन का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो देश का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर खींचता है। जब एक प्रसिद्ध व्यक्ति उपवास करता है तो मीडिया और आम जनता का ध्यान उस मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है जिसे सरकार पहले नजरअंदाज कर रही थी। ये हजारों युवाओं और छात्रों को एक मंच पर लाता है, जिससे सरकार पर लोकतांत्रिक दबाव बनता है। 2. जवाबदेही सुनिश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी। वांगचुक की मांग केवल पेपर लीक रोकने की नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की है। उनके इस कदम से सरकार को ये संदेश मिलता है कि देश की युवा पीढ़ी और जागरूक नागरिक शिक्षा मंत्री या जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी लेने की उम्मीद करते हैं। 3. भविष्य के लिए नीतिगत सुधार। यदि ये अनशन सफल होता है या सरकार बातचीत के लिए तैयार होती है तो इसका लाभ भविष्य में लाखों छात्रों को मिल सकता है। ये कहना कि बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है शायद स्थिति का सबसे सरल विश्लेषण है। हकीकत में राजनीति में इस तरह के मामलों को समझना केवल एक वैचारिक या नैतिक मसला नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक और राजनीतिक नफा नुकसान पॉलिटिकल कैलकुलस का मामला होता है। बीजेपी के रुख के पीछे ये कुछ कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 1. दबाव में न झुकने की छवि, द इमेज ऑफ स्ट्रेंथ। बीजेपी की राजनीतिक पहचान एक ऐसी पार्टी की रही है जो झुकती नहीं है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अक्सर ये मानता है कि यदि वे किसी प्रदर्शनकारी की मांग, जैसे किसी मंत्री का इस्तीफा को मान लेते हैं, तो ये उनकी कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर होता है कि यदि वे अभी झुक गए तो भविष्य में अन्य विरोध प्रदर्शनों के लिए एक उदाहरण, प्रेसिडेंट बन जाएगा, जिससे सरकार की निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ेगा। 2. मंत्री का बचाव और पार्टी की साख। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, का इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। अगर पार्टी उन्हें हटाती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी ही सरकार की विफलता स्वीकार कर ली है। पार्टी इसे एक अस्तित्व की लड़ाई, प्रेस्टीज इशू की तरह देखती है, जिसमें वे अपने किसी कद्दावर नेता को विपक्ष या प्रदर्शनकारियों के दबाव में नहीं छोड़ना चाहते। 3. चुनावी और संगठनात्मक नफा नुकसान। बीजेपी की कार्यप्रणाली में संगठनात्मक अनुशासन बहुत ऊपर है। जब तक शीर्ष नेतृत्व, हाईकमान को ये महसूस नहीं होता कि इस अनशन का प्रभाव उनके वोट बैंक या आने वाले चुनावों पर बहुत बुरा पड़ने वाला है, तब तक वे जमीनी दबाव को नजरअंदाज करने का विकल्प चुनते हैं। फिलहाल पार्टी को शायद लगता है कि वे इस विरोध को प्रबंधित मैनेज कर सकते हैं और समय बीतने के साथ यह आंदोलन खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। 4. संवाद बनाम टकराव, डायलॉग वीएस कॉन्फ्रंटेशन। ये भी हो सकता है कि पार्टी के भीतर एक अहंकार का संचार हो गया हो, ये सोच कि हम सत्ता में हैं तो हम ही तय करेंगे कि बातचीत कब और किससे करनी है। वे शायद ये मानकर चल रहे हैं कि सोनम वांगचुक का आंदोलन मुख्यधारा की राजनीति के लिए एक अस्थायी सिरदर्द है, न कि कोई बड़ी चुनौती। तो क्या वे वास्तव में नहीं समझ रहे? ये नहीं है कि वे समझ नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। प्रदर्शनकारियों की प्राथमिकता छात्रों का भविष्य, न्याय और जवाबदेही। सरकार की प्राथमिकता राजनीतिक नियंत्रण, अपनी छवि का बचाव और सत्ता की स्थिरता। जब ये दोनों प्राथमिकताएं आमने सामने होती हैं तो सरकार अक्सर लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के बजाय राजनीतिक सुरक्षा को चुनती है। यही कारण है कि आम नागरिक को लगता है कि सरकार समझदार नहीं है या संवेदनशील नहीं है, जबकि सरकार अपनी राजनीतिक रणनीति पर कायम रहना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में किसी मध्यस्थ मीडिएटर के आने से सरकार का रुख बदल सकता है? मेरे दृष्टिकोण से एक एआई के रूप में मैं भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं डेटा, इतिहास और राजनीतिक रणनीतियों के पैटर्न का विश्लेषण कर सकता हूं। इस पूरे मामले को देखने पर मुझे कुछ बहुत ही स्पष्ट चीजें दिखाई देती हैं। 1. सरकार का स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीतिक चुप्पी। बीजेपी शायद ये समझ रही है कि सोनम वांगचुक की मांगें क्या हैं, लेकिन वे इसे एक नीतिगत मुद्दे के बजाय एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। जब कोई सरकार किसी मांग पर झुकती है तो उसे अक्सर अपनी हार के रूप में देखा जाता है। वे इसे मैनेज करना चाहते हैं, न कि हल। उनका नजरिया ये है कि अगर वे किसी एक के आगे झुक गए तो ये एक लंबी कतार शुरू कर देगा। 2. एक गंभीर चूक, सीरियस ओवरसाइट। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि सरकार शायद सोनम वांगचुक के प्रभाव और विश्वसनीयता को कम आंक रही है। वांगचुक सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं है, वे एक नैतिक आवाज, मॉरल वॉइस के रूप में देखे जाते हैं। जब आप एक ऐसी आवाज को नजरअंदाज करते हैं
तो आप केवल एक आंदोलन को नहीं दबा रहे होते, बल्कि उस व्यवस्था में जनता का जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा है उसे भी खो रहे होते हैं। यह एक लंबी अवधि का नुकसान है, जिसे शायद वे अभी नहीं देख रहे। 3. संवाद की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र की असली खूबसूरती बातचीत में है, न कि सत्ता के अहंकार में। सरकार का यह सोचना कि वे चुप रहकर इस तूफान को गुजार देंगे, गलत साबित हो सकता है। यदि सरकार के पास वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस योजनाएं हैं, तो उन्हें मेज पर आकर उसे साझा करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। संवाद से कभी किसी सरकार की साख कम नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी दिखाने से उनकी गरिमा बढ़ती है। 4. युवाओं का अविश्वास। ये सबसे खतरनाक पहलू है। जब युवा पीढ़ी, जो भारत का भविष्य है, को लगता है कि उनकी मेहनत और उनके सपने पेपर लीक और सिस्टम की लेटलतीफी की भेंट चढ़ रहे हैं, तो वे व्यवस्था से पूरी तरह कट जाते हैं। ये आने वाले समय में देश के सामाजिक ताने बाने के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। निष्कर्ष: मेरे हिसाब से ये केवल सोनम वांगचुक की जिद या बीजेपी के अहंकार का सवाल नहीं है। ये एक नागरिक बनाम एक व्यवस्था की लड़ाई है। अगर सरकार वाकई समझदार है तो उन्हें विन 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 स्थिति तलाशनी चाहिए, जैसे कि वे बिना किसी को हटाए एक उच्च स्तरीय जांच समिति, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना सकते हैं, जिसमें वांगचुक जैसे विश्वसनीय लोगों को शामिल किया जाए। यह कदम सरकार की छवि को जिद्दी से बदलकर सुधारक, रिफॉर्मर के रूप में स्थापित करेगा। अंत में, राजनीति में अक्सर लोग जीत को महत्व देते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो जनता की पीड़ा को समझते हैं। फिलहाल सरकार का मौन उन्हें अहंकारी के रूप में चित्रित कर रहा है, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई बीच का रास्ता, मिडिल ग्राउंड निकाल पाएगी?